नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र प्रथम और मैं हूं जय शर्मा। नजर करते हैं आज की सुर्खियों पर। महाराष्ट्र के नागपुर में स्थित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुख्यालय की सुरक्षा की जिम्मेदारी अब केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल को सौंप दी गई है। सीआईएसएफ के जवानों ने 1 सितंबर को नागपुर के महल इलाके में स्थित आरएसएस के मुख्यालय हेडगेवार भवन की सुरक्षा की जिम्मेदारी अपने हाथों में ले ली है। बता दें कि आरएसएस मुख्यालय हमेशा से ही आतंकियों के निशाने पर रहा है। समय समय पर संघ मुख्यालय की सुरक्षा को लेकर खुफिया जानकारी के आधार पर इनकी सुरक्षा में बदलाव किया जाता रहा है। बता दें कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को भी सरकार की ओर से Z+ श्रेणी की सुरक्षा मुहैया कराई गई है और उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी सीआईएसएफ के हवाले है। अधिकारियों के मुताबिक नागपुर में आरएसएस मुख्यालय की सुरक्षा के लिए सीआईएसएफ के एक दस्ते को तैनात किया गया है। सीआईएसएफ का ये दस्ता दिन रात आरएसएस मुख्यालय की सुरक्षा में भी मुस्तैदी से तैनात रहेगा। गौरतलब है कि सरसंघचालक मोहन भागवत और आरएसएस मुख्यालय पर अक्सर आतंकी हमले का खतरा बना रहता है। बता दें कि आज साल 2006 में लश्कर-ए-तैयबा के 3 आतंकियों ने आरएसएस मुख्यालय में जबरन घुसने की कोशिश की थी, लेकिन वहां सुरक्षा में तैनात पुलिस वालों ने उनकी इस कोशिश को नाकामयाब कर दिया था। बता दें कि इसी साल मई के महीने में पुलिस के आरएसएस मुख्यालय की रेकी करने के मामले में कश्मीर से जैश ए मोहम्मद के एक आतंकी को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आतंकी ने आरएसएस मुख्यालय की रेकी कर उसका एक वीडियो बनाकर पाकिस्तान में बैठे अपने एक हैंडलर को भेजा था। आतंकी ने इसके अलावा डॉक्टर हेडगेवार स्मृति मंदिर की भी रेकी की थी। पुलिस की पूछताछ में उसने नागपुर में रेकी की बात कबूल की थी। इसके बाद उसके खिलाफ गैरकानूनी गतिविधि अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। चीन के सिचुआन प्रांत में सोमवार दोपहर 6 तीव्रता का भूकंप आया। इसमें 30 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और कई घायल हो गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भूकंप के झटके दोपहर 12:25 पर महसूस किए गए। इसकी गहराई 16 किलोमीटर तक की थी। शहर से कुछ दूर लैंडस्लाइडिंग भी हुए। इसमें भी कई लोग घर गिरने से घायल हो गए। भूकंप का केंद्र लुंडियान काउंटी से करीब 40 किलोमीटर दूर था। भूकंप के झटके सिचुआन की राजधानी चेंगडू में भी महसूस किए गए। राजधानी भूकंप केंद्र से 226 किलोमीटर दूर है। चीन में 26 जून 2022 में 6 तीव्रता का भूकंप आया था। इसमें 4 लोगों की मौत हो गई थी जबकि 14 घायल थे। बाद में लैंडस्लाइडिंग भी हुआ था। चीन में 2008 में 7 की तीव्रता का भूकंप आया था। यह भूकंप सिचुआन में आया था। इसके करीब 90,000 लोगों की मौत हो गई थी। इससे पहले 2003 में भी 6 तीव्रता का भूकंप आया था। इसमें करीब 268 लोगों की मौत हो गई थी। दिल्ली की नई आबकारी नीति को लेकर उपता विवाद थमता नहीं जा रहा है। ताजा मामले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी की टीम दिल्ली में कथित शराब घोटाले को लेकर कई शराब कारोबारियों के ठिकाने पर छापेमारी कर रही है। ईडी की ओर से ये छापेमारी अभियान दिल्ली, एनसीआर और अन्य राज्यों में 30 से ज्यादा ठिकानों पर चलाया जा रहा है। इसमें दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, तेलंगाना, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश से कई शहर शामिल है। इससे पहले पिछले महीने दिल्ली की आबकारी नीति में कथित घोटाले को लेकर सीबीआई की टीम ने उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के आवास समेत कई ठिकानों पर रेड मारी थी। इस दौरान सीबीआई की टीम आबकारी नीति से जुड़े कुछ अहम दस्तावेज और मनीष सिसोदिया का लैपटॉप साथ ले गई थी। बता दें कि 22 जुलाई 2022 को उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति 2021-22 में नियमों के कथित उल्लंघन और प्रक्रियागत खामियों को लेकर इसकी सीबीआई जांच कराए जाने की सिफारिश भी की थी। एलजी ने यह सिफारिश मुख्य सचिव की ओर से राजनिवास को 8 जुलाई को सौंप दी गई थी और उस रिपोर्ट के आधार पर जिसमें इन सभी खामियों का जिक्र किया गया था। इस रिपोर्ट की एक प्रति मुख्यमंत्री को भी भेजी गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति भवन पहुंचने पर बांग्लादेश की प्रधानमंत्री की अगवानी की। शेख हसीना ने पीएम मोदी के हाथ मिलाया। विदेश मंत्री एस जयशंकर भी मौजूद रहे। शेख हसीना के स्वागत के लिए राष्ट्रपति भवन को पूरी तरह से सजाया गया था। भारत को बांग्लादेश का विश्वस्त
मित्र बताते हुए प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा कि भारत हमारा मित्र है। जब भी मैं भारत आती हूँ तो ये मेरे लिए खुशी की बात होती है, खासकर इसलिए कि हम अपने मुल्क मुक्ति संग्राम के दौरान भारत द्वारा किए गए योगदान को हमेशा याद करते हैं। महत्वपूर्ण संबंध हम एक दूसरे के साथ सहयोग कर रहे हैं। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हसीना आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात करेगी। इसके अलावा वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की। दोनों प्रधानमंत्री आज व्यापार, संपर्क और रक्षा से जुड़े मुद्दों पर ही चर्चा की। पीएम मोदी के साथ अपनी आगामी बातचीत के बारे में बोलते हुए उन्होंने कहा कि दोस्ती के साथ आप किसी भी समस्या को हल कर सकते हैं, इसलिए हम हमेशा ऐसा करते हैं। बैठक के बाद विदेश सचिव मसूद बिन मोमेन ने पत्रकारों से कहा कि बांग्लादेश और भारत दोनों पड़ोसी देशों के बीच संपर्क बढ़ाने के अपने प्रस्ताव रखे। बांग्लादेश ने कहा कि उन परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जानी चाहिए जो बांग्लादेश, भारत, भूटान और नेपाल के लोगों के लिए बेहतरीन सुनिश्चित करे। विदेश सचिव ने कहा कि हम जानते हैं कि कुछ परियोजनाएं ऐसी है जिनमें देरी हो रही है। ग्रिड कनेक्टिविटी के बारे में बात करते हुए विदेश सचिव ने कहा कि नेपाल और भूटान से बिजली लाने का मामला है, जबकि भारत के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में बिजली पहुंचाने का भी मामला है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री और भारतीय विदेश मंत्री दोनों ने इस मुद्दे पर उम्मीद जताई है। विदेश सचिव ने कहा कि वे इस बात पर भी गौर कर सकते हैं कि इस तरह की खरीदारी के निपटारे के लिए लेन देन का कौन सा माध्यम चुना जाएगा। भारत से हम अपने अनुकूल नियमों और शर्तों के साथ उनका अधिवेश ईंधन प्राप्त कर सकते हैं। इसे निश्चित रूप से उस पर विचार करेंगे। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना सोमवार को भारत की 4 दिवसीय यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। तीस्ता के पानी के बंटवारे को लेकर लंबे समय को चल रहा अनसुलझा विवाद फिर से चर्चा में है। ब्रिटेन के नई प्रधानमंत्री लिज ट्रस आज शपथ लेंगी। शपथ ग्रहण समारोह इस बार स्कॉटलैंड के बाल्मोरल पैलेस में होगा। आमतौर पर यह लंदन के बकिंघम पैलेस में होता है, लेकिन इस वक्त स्कॉटलैंड में है। वो अब यात्रा नहीं कर पा रही है, इसलिए मंगलवार 6 सितंबर को किसिंग सेरेमनी और नए पीएम की शपथ स्कॉटलैंड में होगी। जॉनसन पीएम हाउस 10 डाउनिंग स्ट्रीट से बतौर प्रधानमंत्री आखिरी भाषण देंगे। इसके बाद महारानी को इस्तीफा सौंपने के लिए स्कॉटलैंड के एबरडीनशायर रवाना होंगे। फिलहाल क्वीन एलिजाबेथ यहीं है। 96 साल की क्वीन को चलने में दिक्कत है, लिहाजा जॉनसन और जिल दोनों को उनके पास जाएंगे। जॉनसन जब क्वीन को इस्तीफा सौंप देंगे, इसके बाद लिज क्वीन से मिलेंगे। पारंपरिक रूप से इस मुकाबला को किसिंग हैंडर्स सेरेमनी कहा जाता है। हालांकि इस बार क्वीन की खराब सेहत को देखते हुए ये सेरेमनी सिंबॉलिक यानी प्रतीकात्मक होगी। शपथ ग्रहण समारोह स्कॉटलैंड के बाल्मोर पैलेस में होगा। आधिकारिक नियुक्ति होते ही नई पीएम लिज वापस लंदन आएगी। यहां 10 डाउनिंग स्ट्रीट से उनका पहला भाषण होगा। लंदन के समय के मुताबिक शाम करीब 4 बजे भाषण देने के बाद प्रधानमंत्री लिज अपनी कैबिनेट की नियुक्ति करेगी। किन मंत्रियों को जूम कॉल पर शपथ दिलाएंगे। इनके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट मंत्रियों की सील या मुहर सौंपने की रस्म पूरी करेंगे। नई कैबिनेट की पहली बैठक बुधवार को होगी। इसके बाद प्रधानमंत्री लिज पहली बार सदन पहुंचेंगे। सोमवार को मोदी सरकार ने भारत के औपनिवेशिक भारत से जुड़े एक और नाम को हटाने की तैयारी में है। मोदी सरकार ने दिल्ली में स्थित राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ करने जा रही है। इसके साथ ही सेंट्रल विस्टा लॉन का भी नाम बदला जाएगा। मिली जानकारी के अनुसार 7 दिसंबर को एनडीएमसी की होने वाली अहम बैठक में इस फैसले पर अंतिम मुहर लगा दी जाएगी। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आजादी के 76वें वर्षगांठ पर लाल किले की प्राचीर से देश की जनता को संबोधित करते हुए कहा था कि हमें आगे बढ़ने के लिए गुलामी की मानसिकता को छोड़ना होगा।
जिसके बाद से ही राजपथ के नाम को बदलने को लेकर चर्चा शुरू हो गई थी। बताया जा रहा है कि एनडीएमसी की बैठक में सेंट्रल विस्ता लोन का नाम भी बदल दिया जाएगा। मोदी सरकार ने इस फैसले के बारे में राष्ट्रपति भवन से लेकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा तक के मार्ग को कर्तव्य पथ कहा जाएगा। गौरतलब है कि पीएम मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर दिए भाषण पर 2037 तक कर कर्तव्यों के महत्व पर भी जोर दिया जाएगा। सरकार के राजपथ के नाम बदलने के इस फैसले को इससे भी जोड़कर देखा जा रहा है। सरकार द्वारा राजपथ का नाम बदलने का फैसला ऐसे समय में आया है जब 20 महीने बाद अगले हफ्ता से राजपथ को आम जनता के लिए फिर से खोला जाएगा। इस बार सैलानियों की राजपथ के साथ साथ सेंट्रल विस्ता का नया एवेन्यू भी देखने को मिलेगा। ऐसा पहली बार नहीं हो कि राजपथ केवल राजपथ का ही नाम बदला गया हो। इसके पहले सरकार ने रेस कोर्स जिस मार्ग पर प्रधानमंत्री आवास स्थित थे उसका नाम बदलकर लोक कल्याण मार्ग कर दिया था। सरकार के सूत्रों का कहना है कि इन नामों के बदलकर सरकार ने शासक वर्ग को यह संदेश दिया है कि अब शासकों का समय समाप्त हो गया है। वक्त हुआ है छोटे से एक ब्रेक का, लेते एक ब्रेक। ब्रेक बाद नजर करते हैं आगे की खबरों पर। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोमवार को सैन फ्रांसिस्को में प्रतिष्ठित गदर स्मारक का दौरा किया और उन्होंने कहा कि मैं आज गदर स्मारक पर खड़ा हूं हमारे पूर्वजों के प्रति गहरी कृतज्ञता के साथ, जिन्होंने हमारी प्यारी मातृभूमि के लिए सब बलिदान कर दिया। मैं अमृतकाल में भारत की सेवा करने का संकल्प लेता हूं, एक विकसित और समृद्ध राष्ट्र बनाने के लिए। जय हिंद। सैन फ्रांसिस्को में गदर मेमोरियल साइट हिंदुस्तान गदर पार्टी का घर है, जिसमें ज्यादातर स्वतंत्रता सेनानी शामिल थे जो भारत छोड़कर उत्तरी अमेरिका चले गए थे और 20वीं शताब्दी की शुरुआत में ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह की योजना बनाने के लिए इस जगह पर इकट्ठा हुए थे। इससे पहले गोयल ने सैन फ्रांसिस्को में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पण की। हम जो करते हैं और जो हम करने में सक्षम हैं उसके बीच का अंतर दुनिया की अधिकांश समस्याओं को हल करने के लिए पर्याप्त है। जैसा कि सैन फ्रांसिस्को में महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मुझे भारत के प्रयासों और क्षमताओं पर गर्व है जो एक अधिक न्यायसंगत और समृद्ध बनाने के लिए है। केंद्रीय मंत्री ने 8 फुट ऊंची मूर्ति को श्रद्धांजलि देते हुए गांधी मेमोरियल इंटरनेशनल फाउंडेशन की ओर से सैन फ्रांसिस्को शहर को एक उपहार दिया। महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने के अलावा इस यात्रा को शुरू करने का इससे बेहतर तरीका क्या हो सकता है। उन्होंने सैन फ्रांसिस्को में बसे भारतीय समुदाय से भी बातचीत की। अगले 2 दिन के लिए सैन फ्रांसिस्को क्षेत्र के व्यापार उद्योग के सदस्यों के साथ संवादात्मक सत्र आयोजित किए जाएंगे। भारत में सभी क्षेत्रों में प्रमुख अमेरिकी खिलाड़ियों द्वारा निवेश और विस्तार को बढ़ावा देने और सुविधा प्रदान करने पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा, गोयल ने समुदाय के सदस्यों को बताया। वाणिज्य मंत्रालय ने कहा कि ये यात्रा सबसे पसंदीदा निवेश गंतव्य के रूप में भारत के आकर्षक पर जोर देने पर केंद्रित होगी। मंत्री भारत अमेरिका रणनीति साझेदारी मंच सम्मेलन और इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक्स फ्रेमवर्क मंत्री स्तरीय बैठक में भाग लेने के लिए आज से सैन फ्रांसिस्को और लॉस एंजलिस की 6 दिवसीय यात्रा पर है। मंत्री पीयूष गोयल आईपीएफ मंत्री स्तरीय बैठक के उत्तर अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कैथरीन ताई और अमेरिकी वाणिज्य सचिव जीना एम रायमोंडो से मुलाकात करेंगे। आईपीएफ को 23 मई को टोक्यो में अमेरिका और हिंदू प्रशांत क्षेत्र के अन्य भागीदार देशों द्वारा संयुक्त रूप से लॉन्च किया जाएगा। पहुंचते ही बापू के भी आशीर्वाद लेने का सौभाग्य मिला, आप सबको मिलने का भी सौभाग्य मिला। आप सब आए, आपके बहुत बहुत धन्यवाद। अगले 2 दिन में पालो आल्टो और सैन फ्रांसिस्को में अलग अलग उद्योग और टेक्नोलॉजी की जगत से जुड़े हुए कंपनीज के साथ, उनके मालिकों के साथ चर्चाएं होंगी।
भारत और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बीच में संबंध लगातार अच्छे होते जा रहे हैं। बहुत बढ़िया समन्वय दोनों देशों के बीच में बन रहा है। फिर 2 दिन मिनिस्टेरियल बैठक है इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क की, जिसमें मित्र देश जो पैसिफिक ओशन के चारों तरफ हैं, उनके मंत्रियों के बीच में एक नया आर्थिक समूह, जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, भारत, जापान, इंडोनेशिया आदि कई देश मिलके एक लाइक माइंडेड कंट्रीज जो डेमोक्रेसी में बिलीव करते हैं, जो मानते हैं कि ह्यूमन राइट्स की वैल्यू है और जो व्यापार बड़ी पारदर्शिता के साथ करना चाहते हैं, उनके साथ संबंध और अच्छे हों, उस दृष्टिकोण से इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क बनाया जा रहा है, जिसकी 2 दिवसीय बैठक गुरुवार और शुक्रवार को होगी। मुझे लगता है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से भारत का गौरव पूरे विश्व में बढ़ा है, कई बार मैं विदेश से आए मित्रों को मिलता हूं तो बात करते हैं कि भारत के पासपोर्ट की वैल्यू अब सही माने में हम सबको देखने को मिलती है। आजादी के अमृत महोत्सव अभी हमने बड़े धूमधाम से हर घर तिरंगा लहरा के पूरे विश्व को एकता और एकजुटता का संदेश दिया है। आगे आने वाला अमृत काल, अगले 25 वर्ष में भारत कैसे विकसित हो, कैसे भारतवासी समृद्धि पाए, उसके लिए हम सब प्रतिबद्ध हैं। मुझे लगता है हर भारतवासी, चाहे देश में हो या आपकी तरह विदेश में हो, सबके दिल में यही चाहत है कि भारत भी एक विश्व गुरु बने। आप भी उतना ही योगदान करते हैं यहाँ रह के, और मेरा विश्वास है कि आपसी संबंध जितने बढ़ेंगे, सुधरेंगे, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, भारत और अन्य देशों के बीच, उसमें आपका भी बहुत बड़ा रोल रहेगा। और आप और हम सब मिलके, जैसा प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा, हम सब मिलके एक एक कदम आगे बढ़ाएं तो देश कितना आगे बढ़ेगा, इसका अनुमान पूरा विश्व लेगा, पूरा विश्व देखेगा। आप सबको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई आजादी के अमृत महोत्सव पर, और आगे आने वाले अमृत काल, अगले 25 वर्ष, जब हम सब मिलके देश को हर दृष्टिकोण से, सामाजिक, आर्थिक, आध्यात्मिक, हर दृष्टिकोण से और आगे तेज गति से बढ़ाने में लगे, उसके लिए आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम बापू के चरण में खड़े हैं, उनका आशीर्वाद हम सबके ऊपर सदैव बना रहे, ऐसा मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। एचपीडीटीसी के कर्मचारियों को 1 जनवरी 2016 से संशोधित वेतन मात्र प्रदान किया जाएगा, जैसे कि राज्य सरकार के अन्य कर्मचारियों को दिया जा रहा है। यह निर्णय आज मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के निदेशक मंडली की 198वीं बैठक में लिया गया। बोर्ड के इस निर्णय के निगम को 1300 से अधिक कर्मचारियों को लाभ होगा, जिनके सालाना रुपए 12 करोड़। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार कर्मचारियों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और ये सुनिश्चित किया है कि कर्मचारियों को उनका बकाया समय पर मिले। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम ने इस वर्ष अप्रैल से जुलाई माह के दौरान रुपए की आय दर्ज की है। 45 करोड़ और शुद्ध लाभ लगभग 11 करोड़ के आसपास है। जयराम ठाकुर ने कहा कि निगम को हाउसमैन, उद्योगिका कार्यकर्ता, सुरक्षा गार्ड, चौकीदार, विशेष रसोइया, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, बढ़ई और राजमिस्त्री, माली और
बेलदार आदि की श्रेणियों में आवश्यकता आधारित जनशक्ति को काम पर रखने के लिए अधिकृत किया जाएगा। होटल इकाइयों के कामकाज को सुव्यवस्थित करना। उन्होंने कहा कि इससे पर्यटन इकाइयों में ग्राहकों को बेहतर सेवाएं सुनिश्चित होगी। मुख्यमंत्री ने निगम के कामकाज में व्यावसायिकता लाने की आवश्यकता पर बल देते हुए निगम के कर्मचारियों को प्रशिक्षण, पुनश्चर्या और पाठ्यक्रम आदि के माध्यम से प्रेरित कर कार्य संस्कृति में बदलाव लाने की आवश्यकता महसूस की। उन्होंने कहा कि घर में प्रशिक्षण और पुनश्चर्या पाठ्यक्रम होना चाहिए। खाद्य उत्पादन और सेवा आदि में कर्मचारी को प्रदान किया। उन्होंने कहा कि वेबसाइट और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से पर्यटन विकास निगम की संपत्तियों के विपणन के लिए और अधिक आक्रामक अभियान चलाए जाने चाहिए। HPDTC के प्रबंधन निदेशक अमित कश्यप ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया और बैठक की कार्यवाही का संचालन किया। बैठक में मुख्य सचिव RD धीमन, अपर मुख्य सचिव वित्त प्रबोध सक्सेना, प्रमुख सचिव पर्यटन देवेश कुमार सहित अन्य अधिकारी शामिल हुए। अभी तक जितने भी समाचार थे उतने समाचार में आज इतना ही। आगे समाचार और पढ़ने के लिए आप हमारे वेबसाइट पे भी जा सकते हैं। हमारी वेबसाइट का पता है www.kalamkartavya.com और आप हमारे वेबसाइट पे भी जा सकते हैं और हमारे यूट्यूब पे भी जा सकते हैं। और आप अगले सुर्खियों तक हमारे साथ बने रहे, देखते रहिए राष्ट्रप्रथम। नमस्कार।